दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष एक विषय को लेकर आया हूं, जिस पर आप लोगों ने मेरे से काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि मैं उसके ऊपर चर्चा करूं। और वो विषय है कि हमारा इंडिया में ही डिज़ाइन, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट जो है LCA, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की क्या सिचुएशन है, कितने हम बना चुके हैं, उसमें जो यूज होने वाला कावेरी इंजन है वो क्या सक्सेसफुल हुआ है और वो किस लेवल तक सक्सेसफुल हुआ है, क्यों हम तेजस मार्क 1 के लिए वो जी के जो एक यूएसए की कंपनी है उससे ही हम इंजन क्यों मंगा रहे हैं, क्या हम जो रूस से जो हम सुखोई 30 जो नेवी के लिए हमने जो बनाया है और एयरफोर्स के लिए जो है जो बनाया है उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो रूस से ही हमने ये इंजन क्यों नहीं ले लिए जो तेजस में हम प्रयोग कर सकते हैं, या राफेल जहाँ से हमने फ्रांस से जो है ना पहले जगुआर मिराज ये एयरक्राफ्ट भी लिए हैं, राफेल भी लिए हैं, तो वहाँ से हम उनका इंजन क्यों नहीं लेते हैं। सफ्रान से जो डेसो जो राफेल को बनाने वाली कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, वो उन्हीं के इंजन जो है ना सफरान के इंजन यूज करती है। या हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी योगदान कर रहे हैं, इनोवेशन और रिसर्च में काफ़ी उनका एक तरीके से हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा, एक के बाद सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं कि LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो प्रोजेक्ट था हमारा वो 1986 में शुरू हुआ था DRDO के अंदर, लेकिन उसको जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उसके ADA के तहत जो है ना इसको डेवलप किया जा रहा था। और ADA ने जो है एक तरीके से HAL को डिज़ाइन करके उसको जो है ना जिम्मेदारी दी गई, तो इसको डिज़ाइन किया गया। इतने जो गवर्नमेंट की जो अप्रूवल थी वो शायद 1989 तक इसको LCA को मिल गई थी, और इस तरह से हमारा जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ। और आते आते 2006 तक जो है वो उसमें पहली जो फ्लाइट थी वो 2006 के अंतर्गत। मैं काफ़ी टेक्निकल चीज़ों में न जाकर मैं आम जनता या हमारे जो यूथ इच्छुक है कि क्या प्रोजेक्ट में डिले हुआ है, प्रोजेक्ट इतने सालों के बाद जो है ना हम क्यों उसको नहीं बना पाए, इन सभी सवालों का आपको मैं जवाब दूंगा। तो इस तरीके से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के राज में जो है वो काफ़ी चीज़ें जो बाहर से खरीदी जाती थी डिफेंस की, तो उनको अप्रूवल बहुत धीरे धीरे ही मिलती थी। तो इस तरह से ये LCA प्रोजेक्ट धीरे धीरे चला, कभी इसमें फंडिंग की भी एक ज़रूरत पड़ी, और एक ये नया क्षेत्र था भारतवर्ष के लिए। तो टेक्नोलॉजी का जो रिसोर्स करना होता है इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती हैं एरोप्लेन में। एक तो उसका डिज़ाइन ऐसा बनाना पड़ता है कि वो डिज़ाइन जो है स्टेल्थ हो, एक तरीके से छुपा रहे, वो रडार उसको कैच ना कर पाए, उसकी आवाज़ भी कम से कम हो जब वो उड़े, और उसके जो मैग्नेटिक सिग्नेचर हैं वो कम हो। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए जो उसमें गैजेट्स यूज होते हैं उनसे इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके सिग्नेचर बहुत कम हो, और उसको लाइट से लाइट जो है ना कंपोजिट मटेरियल बनाने के लिए, ऊपर से उसमें स्टेल्थ बनाने के लिए जो है ना किस तरह की कोटिंग की जाए जिससे कम से कम सिग्नेचर उसका रडार पे आए। तो ये डिज़ाइन की काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। फिर जो है ना एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जो सूट है वो किस तरीके से डिज़ाइन हो, कॉकपिट में जो है ना एक पूरा एक तरीके से सिचुएशनल अवेयरनेस वो पायलट को मौजूद की जाए उसके हेलमेट में ही, जिससे वो क्विक रिएक्शन हो, एयरक्राफ्ट लाइट हो जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वेपन सिस्टम्स को ले जाया जा सके, वो किस रेंज तक जा सकता है, उसमें क्या रिफ्यूलिंग हो सकती है,
या नहीं हो सकती है मिडवे, और उसके जो वेपन उसमें लगाए जाते हैं उनकी स्ट्राइकिंग रेंज जो है ना वो कितनी है। आजकल तो बियॉन्ड विजन इस तरीके से वो होता है। तो इन सभी चीज़ों में तो एलसीए प्रोजेक्ट में जो इन सभी मटेरियल सभी टेक्नोलॉजीज को रिसोर्स करने के लिए इसमें काफ़ी वक्त लगा। और पहला जो फ्लाइट टेस्ट हुआ वो 2006 में जाके हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे जो है ना प्रोग्रेस होती रही। लेकिन इसके साथ साथ जो है मैं वो ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष का बहुत ही सक्सेसफुल एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन और डेवलप और फिर उसको फ्लाइट टेस्टिंग और फिर यूजर ट्रायल्स के साथ साथ तैयार करने में किसी भी देश के लिए यदि आप देखो तो उसमें कम से कम 25 से 30 साल अवश्य लगते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो है ना प्रोजेक्ट में 86 में सैंक्शन हुआ, 89 यदि मैं लगाऊं तो 90 में जाके शुरू हुआ, और फिर भी बाद में जो फंड की और इसकी तो इसमें 25 और 10 करीब जो है ना 35 साल हो गए हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिले तो हुआ है, 5-6 साल और कम किए जा सकते थे। और अब आते आते जो है ना अभी हमने जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को जो हमने बनाया है उसकी 2 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में करीब करीब 18 एयरक्राफ्ट है, तो 18 दूनी 36, तो इस तरीके से 36 एयरक्राफ्ट जो है ना वो एयरफोर्स में 2 स्क्वाड्रन में वो हैं हमारे पास में अवेलेबल। जिसमें जीई का जो यूएस की कंपनी है जीई, उसका F404 इंजन उसमें यूज किया गया है, जो करीब करीब जो है 85 से 90 किलोटन का थ्रस्ट पैदा करता है। थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर ये टेक्निक्स हैं जो है ना फाइटर को वो तेजी स्पीड देने के लिए, फास्ट मैन्यूवर करने के लिए, और जो है ना फिर उसमें जो है ना वेपन्स को छोड़ते समय जो है ना किस तरह का उसमें हम मैन्यूवर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए तेजस जो है ना वो काफ़ी एक सक्सेसफुल हमारा जो है ना लाइट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो है ना हमने तैयार कर लिया है। और उसमें हमारी जो इंडिजिनस एक तरीके से जो मिसाइल्स हैं उनको लगाया गया है। बियॉन्ड विजन रेंज जो है बीवीआर जो है उसमें वो करीब करीब 80 से 100 किलोमीटर की हमने उसमें अचीव करी है। और जो हमारी अस्त्रा MK1 MK2 हैं उसमें मिसाइल्स को लगाया गया है। उसमें जो है ना इन सभी चीज़ों से तो ये एक ही बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैं कहूँगा। इसी के साथ साथ हमारा न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ, और न्यूक्लियर सबमरीन के प्रोजेक्ट में भी हमने 2 SSBN बना लिए हैं। तीसरी SSBN अंडर ट्रायल है जिसकी कमीशनिंग जल्दी हो जाएगी, और उसमें हम और एडवांस जो है ना अब सबमरीन जो है ना बनाने जा रहे हैं जिसमें SSN अटैक सबमरीन होंगी। और इसी तरीके से हमने एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट शुरू करके उसको बनाया। तो तेजस भी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में मैं कहूँगा। हालांकि उसमें डिले जरूर हुआ है, लेकिन ये मैं दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा कि HAL में जो अब हमने एक्सपर्टीज ली है और वहाँ पे HAL में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने पहले एक लाइन थी वहाँ पर प्रोडक्शन लाइन, और फिर 2 बनाई गई बेंगलोर के अंदर ही HAL के अंदर, और अब HAL ने अपनी एक नई फैसिलिटी नासिक में खोली है जिसमें 3rd लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। तो इस तरीके से 8 से 10 एयरक्राफ्ट हर एक लाइन पे जो है ना वो बनाए जा सकते हैं साल के अंदर। तो हमारी जो कैपेसिटी है वो अभी 25 से 30 है, लेकिन जल्दी ही जिस तरह की फंडिंग और जिस तरीके के ऑर्डर करीब करीब 2 लाख करोड़ के ऑर्डर जो हैं वो HAL के पास में है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने उनको तेजस MK1 के लिए जो हैं वो करीब करीब 83 का ऑर्डर पहले दिया था, और अब 97 एयरक्राफ्ट तेजस MK2 को बनाने का ऑर्डर उनको दे दिया है। तो उनके पास में काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है, तो वो जल्दी ही एक 4th लाइन ऑफ प्रोडक्शन भी शुरू करेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि कम से कम 35 से 40 एयरक्राफ्ट को बनाने की
हमारी क्षमता यदि 2025 के अंत तक नहीं तो 2026 में जरूर हम प्राप्त कर लेंगे, जिस तेजी गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आता हूं, ये तो कहानी है LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और उसमें 4th जनरेशन का जो हमारा है तेजस, जो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसकी 2 स्क्वाड्रन हमारे पास में, उसको मैं रखना चाहूँगा 4th जनरेशन की श्रेणी में। जब आप 4 से 4.5 और 4 फिर 5th जनरेशन और फिर 6th जनरेशन की बात करते हैं, तो इसमें यह है कि एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन में इस तरह की चीज़ें लाएं कि जब हम 4 से 4.5 जा रहे हैं तो उसकी स्टेल्थ ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मीन्स वो रडार पे कम से कम जो है ना उसका सिग्नेचर आए, उसके सभी जो उससे एमिट होने वाले रेडिएशन है, चाहे वो थर्मल हो, इंफ्रारेड हो, या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, या कम्युनिकेशन के द्वारा, या आवाज़ के द्वारा, वो सभी कम से कम हो। तो उसका डिज़ाइन ऐसा हो कि वो रडार पे ना पकड़ा जा सके, तो उसमें स्टेल्थ, फिर उसमें स्पीड कि वो किस स्पीड तक जा सकता है, फ्यूल कंजम्पशन कितना हो जिससे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज जो है ना कम। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और फिर उसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो, और एरोप्लेन को लाइट रखने के लिए उसमें कंपोजिट मटेरियल का यूज़, और फिर उस पर इस तरह की कार्बन कोटिंग या और कोटिंग जो है ना की जाती हैं, जिससे उसका सिग्नेचर कम से कम हो। तो ये स्टेल्थ यदि हम बढ़ाते हैं, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, एंड्योरेंस बढ़ाते हैं, वेपन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, इन सभी चीज़ों को, उसकी एरोप्लेन की स्पीड बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे हम जो एवियोनिक्स उसमें यूज होते हैं उन सभी का, और आजकल जो AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंटीग्रेशन एक तरीके से सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करने के लिए हम अपने पायलट को देते हैं। आजकल इतना कॉम्प्लेक्स जो है वो एयर वारफेयर हो गया है कि तरह तरह के जो है ना मिसाइल्स यूज होती हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज भी वो करीब 200, 250, 300 किलोमीटर तक बढ़ गई है। तो मिसाइल जो उसमें यूज होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को कि कितने टारगेट जो है ना पायलट देख सकता है जब वो एरोप्लेन को उड़ा रहा है, और वो किस तरीके से फायर, तो इन सभी चीज़ों को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक तरीके से पूरी सिचुएशनल अवेयरनेस देने के लिए जो वो हेलमेट लगाता है, उसके सामने जो सभी सेंसर्स को देखने के लिए जो उसका डिस्प्ले यूनिट है वो इस तरीके से होना चाहिए जहां पर वो पायलट को हर तरीके से फैसिलिटेट करे किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि यदि पायलट का एरोप्लेन यदि हिट होता है तो उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, जब उसको इजेक्ट करना होता है या उसको ऐसी सिचुएशनल अवेयरनेस में आना पड़ता है कि वो किस तरीके से अपनी एयरक्राफ्ट को सेफ ले जाकर वो अपने सेफ एयर बेस में या अपनी बाउंड्री के अंदर किस तरीके से उसको लैंड करा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और उसका जो इनकॉर्पोरेशन जो हम एयरक्राफ्ट के अंदर करते हैं उसकी वजह से ये हमारी जनरेशन बढ़ती जाती है। जैसे 4th, तो मैं रखूँगा कि अभी हमारे पास में जो हैं एक तरीके से जो हमारा तेजस है MK1, जो जिसकी 2 स्क्वाड्रन हमारे पास में है, जिसमें GE का F404 इंजन लगा है जो करीब 85 to 90 किलो न्यूटन का जो है वो थ्रस्ट पैदा करता है। तो ये बहुत ही कैपेबल है, और उसमें जिस तरीके से मिसाइल का इंटीग्रेशन, और फिर इस प्रोजेक्ट में जैसे जैसे धीरे तो उसमें रेट्रोफिट भी और उसमें फिर इम्प्रूवमेंट होंगे, तो ये 4th जनरेशन से 4.5 पे ही आ जाएगा। और हमारा जो MK1 अभी जो आगे बनेगा, अभी GE के इंजन जो है ना हमने करीब 90 का ऑर्डर दे दिया है GE को, और GE ने अभी तीसरा इंजन हमें सप्लाई किया है। और हमारे जो ऑलरेडी HAL ने करीब 8 से 10 एयरक्राफ्ट जो है ना वो तैयार करके रखे हुए हैं, जिसमें आते ही जैसी जल्दी अभी उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 2 से 3 इंजन जो हैं वो G404 के वो GE हमें सप्लाई करता रहेगा। अब उनकी सप्लाई चेन जो है ना वो दुरुस्त हो गई है, ठीक हो गई है, तो शायद हम तेजी से उसको कर पाए। लेकिन दोस्तों मैं फिर उसी के ऊपर आता हूँ, जनरेशन के ऊपर,
तो तेजस MK1 4th जनरेशन था, लेकिन उसको हम 4.5 जनरेशन, और हमारा तेजस MK1 MK2 डेफिनेटली वो 4.5 जनरेशन का ही मैं उनको कहूँगा। और जो हमारा एम का आएगा, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एम का, वो हमारा बहुत ही एक तरीके से बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और वो हमारी एयरफोर्स को जो है ना काफ़ी सुपीरियरिटी है। तेजस MK1 MK2 भी, लेकिन एम का भी हमें जो है ना हमारी एयरफोर्स की स्ट्राइकिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को भी वो बढ़ाएगा, क्योंकि उसमें विजुअल रेंज की जो मिसाइल्स हैं जिनको भारत अब और ज़्यादा विकसित उनकी रेंज और विजुअल रेंज को बढ़ा रहा है, वो 100 किलोमीटर से आगे जो है ना उम्मीद है कि हम 200, 250, 300 किलोमीटर तक उस रेंज को प्राप्त कर लेंगे, जिससे एयरक्राफ्ट अपनी ही टेरिटरी में, अपने ही बाउंड्री में रह के वो दूर से जो है ना वो एनिमी एयरक्राफ्ट को पकड़कर अपने रडार से या ग्राउंड बेस रडार से या एयरबोर्न रडार जो एवैक्स के अंदर है उनसे पकड़कर जब एरोप्लेन जो है ना वो अपनी मिसाइल को अपनी ही बाउंड्री से छोड़ सकता है और वो दुश्मन को अंदर उसकी टेरिटरी पर 200 से 250, 300 किलोमीटर तक आगे वार कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों का जो है वो एम का में एक सुपीरियर जो है ना उनको एवियोनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स, फ्यूल एफिशिएंसी, बेटर इंजन, जो जी का ही उसके लिए सोचा है वो है F414, जो एक एडवांस इंजन है जो यूज वो करते हैं अपने F35 में, और शायद F16 के जो एडवांस वर्जन है उसमें भी, और शायद दूसरे में भी F22 या उसमें वो करते हों। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी अब मैं आता हूँ कावेरी जो इंजन का जो प्रोजेक्ट था वो करीब करीब इसके साथ ही शुरू हुआ है 90s 95 के आसपास, और कावेरीज के जो है ना वो काफ़ी जो है वो इंजन में जो हमारी सक्सेस अभी तक हमें मिली है वो 45, 50, 45 टू 48, 49 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने की हुई है, और अब हम उसको पहुंच रहे हैं करीब करीब 55 में। तो डेफिनेटली यदि आप मेरे से पूछेंगे कि क्या कावेरी इंजन, कोई भी कावेरी इंजन क्या हमारे तेजस को, LCA को वो उसमें फिट किया जा सकता है, तो उसमें नहीं फिट किया जा सकता है अभी, क्योंकि तेजस को MK1 MK2 को उड़ाने के लिए कम से कम जो है ना वो 85, 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने वाला इंजन हमें चाहिए, तो वो अभी हमारे पास में नहीं है। लेकिन फिर भी कावेरी प्रोजेक्ट ने जिस तरीके से प्रोग्रेस करी है और जो थ्रस्ट पैदा किया है 45, 50 किलो, 48 किलो न्यूटन का, उसको हम अपने यूज कर सकते हैं एक तरीके से युकाओ में, अनमेन्ड कॉम्बैक्ट एयर व्हीकल, जो भारतवर्ष ने एक बहुत ही पोटेंट युकाओ बनाया है, वो है घातक। तो घातक के ऊपर हम कावेरी के इंजन लगाएंगे। अब मैं आता हूं कि कावेरी इंजन और कावेरी डेरिवेटिव्स इंजन्स, केडीज में जो है वो कावेरी के जो इंजन है वो करीब करीब 8 से 9 वैरायटीज के इंजन है, और उसमें फिर वेरिएशन देके करीब करीब 15 से 16 जो केडीज की रेंज है वो इतने इंजन है। पहले हमारे पास में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की एजेंसी नहीं थी सारी चीज़ों का, इंजन की परफॉर्मेंस को नापने के लिए, परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो अभी रशिया में उनको जो है ना टेस्टिंग के लिए, तो वहाँ से एक अच्छी खबर है कि कावेरी में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद में उसको भी हम 85-90 न्यूटन्स तक लेके जाएंगे। तो इस तरीके से फ्यूचर में जो अब कावेरी में मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, और एक सबसे बड़ी जो चीज है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एविएशन को, तेजस के प्रोजेक्ट को, कावेरी को सभी के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया है। तो L&T इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा है कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए। एक तरीके से जो है वो केडी के इंजन जो है वो गोदरेज ने 2 उसमें वेरिएंट को बनाकर वो वापस GTRE को, हमारी जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कावेरी प्रोजेक्ट जो है ना चला,
और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसने ये सौंपा जीटीआरई को। तो जीटीआरई अब इन सभी इंजन के वेरिएंट्स को अपने यहाँ पर ही टेस्टिंग सर्टिफिकेशन की काफ़ी फैसिलिटी जो हमारे पास में हो गई है, तो उसमें उसकी और एफिशिएंसी को, आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो इन सब पर काम चल रहा है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ भारत सरकार जो है ना इस चीज में बहुत ही फास्ट गति से आगे बढ़ने जाती है, जिससे कि हमारी जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है जो करीब करीब 32 है, और अभी सितंबर के अंदर ही मिग 21 की स्ट्रेंथ वो करीब 3 से 4 स्क्वाड्रन जो है ना और कम हो जाएंगी। तो हमारी लिटरली जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो हमारे करीब करीब 28 29 के करीब हमारी स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो हमें ज़रूरत है। तो भारतवर्ष ने भी जैसे राफेल 36 राफेल को हम अपने यहाँ पे लेकर आए, फिर 2 जो स्क्वाड्रन है वो तेजस MK1 की है 36, और 4 हमारे पास में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी हैं, तो 40 हमारे पास में तेजस MK1 ऑलरेडी हैं। और अब जिस तरीके से जी के इंजन हमें मिलने शुरू हो गए हैं, तो 2 से 3 जो हैं वो करीब करीब तेजस MK1 जी के इंजन के साथ में इसी महीने में वो ऑपरेशनल हो जाएंगे, और फ्लाइंग के लिए वो जो है ना एयरफोर्स के जो टेस्टिंग पायलट्स हैं उनको वो सौंप दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 10 से 12 एयरक्राफ्ट जो है ना तेजस MK1 जो जी के F404 के जो इंजन है उनसे वो फिट हो जाएंगे, और बाद में जो है 2026 के मिड से जो है ना हमारी HAL की कैपेसिटी तेजस MK1 को बनाने के लिए, फिर MK2। मेरा कहना सजेशन तो ये है कि हम सीधे MK1 से हम MK2 में ही हमें जाना चाहिए यदि हमें इंजन मिलते हैं, और नहीं तो जो है ना जो भी इंजन जो है हमने 90 का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, लेकिन हमें जो इंजन की ज़रूरत पड़ेगी अभी एयरफोर्स जो महसूस कर रही है, क्योंकि हमारी 42 स्क्वाड्रन की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके लिए हमें जो है ना आप लगाइए कि करीब करीब 28 से 42 करने के लिए हमें 14 स्क्वाड्रन, और 14 स्क्वाड्रन में करीब करीब 500 550 600 एयरक्राफ्ट जो है ना हमें वो चाहिए, और जल्दी से जल्दी चाहिए, और सबके लिए रिप्लेसमेंट के लिए। और जब इंजन की जो लाइफ होती है वो करीब करीब F404 की जो है वो करीब 4000 घंटे की फ्लाइंग की जो है ना इनकी लाइफ है, तो उसमें फिर और एक एयरक्राफ्ट की जो लाइफ स्पेन है वो 30 से 40 वर्ष होता है। तो इस तरीके से हजारों में हमें जो है ना इंजन की ज़रूरत पड़ेगी आगे आगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो हमारे प्राइवेट प्लेयर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाटाज भी उसमें इंटरेस्ट हुए हैं, बट मेनली L&T ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, और GTRE के पास में अब टेस्टिंग और सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को, कंपोजिट मटेरियल के यूज को करने के बाद में कावेरी इंजन में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट को लाया जा रहा है, जिससे उसका थ्रस्ट जो है और आफ्टर बर्नर की कैपेसिटी जो है ना वो बढ़े, और उसको किसी तरीके से जो है ना 85 से 90 उस पर जल्दी से जल्दी लाया जा सके। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि फिर भी एयरक्राफ्ट की ज़रूरतों को महसूस करते हुए और सुरक्षा के साथ में कोई भी समझौता जो है ना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी, या हमारे CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, या हमारे तीनों चीफ, या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सभी, और एंटायर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और हम सभी लोग बहुत ही चिंतित हैं, और इसमें विचार विमर्श है किस तरीके से हम तेज गति से एयरफोर्स की इन कैपेबिलिटीज़ को, एयरफोर्स के जो है ना फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। तो इसके तहत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक समझौता करके 19 से 22-23 तक जो है ना वो हमने राफेल के 36 एयरक्राफ्ट को लिया, और फिर 26 एयरक्राफ्ट का एक ऑर्डर, और करीब करीब $7 बिलियन का हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो फिर राफेल को दिया है, जिसमें राफेल का वो मरीन वर्जन जो है ना, जिसको हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के ऊपर हम कर सकेंगे।
तो उनकी जो है अभी 2026 से 2028 के बीच में ये 26 जो एयरक्राफ्ट हैं वो राफेल से हमें मिल जाएंगे। उसके साथ साथ हमने जो है ना साफ्रान जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है फ्रांस की, और फ्रांस से हमने काफ़ी डिफेंस के इक्विपमेंट्स स्पेशली एयरफोर्स में हमने पहले भी एक्विजिशन किया है, जैसे मैंने बताया मिराज है, जगुआर है, तो हमारे बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस के साथ में रहे हैं। और आजकल हमारी फ्रेंडशिप भी फ्रांस के साथ में हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, और कभी भी उन्होंने जो भी चीज़ का करार हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट को उसी की टाइम लिमिट में आज तक फ्रांस ने, तो इसी के साथ साथ सफ्रैन के साथ जो है ना 72,000 करोड़ का जो GTRE और सफ्रैन मिलके जो है ना दोनों इंजन एक तरीके से बनाएंगे। तो सफ्रैन का जो साथ में हमारा कोलैबोरेशन है वो साथ के साथ चलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की सफ्रैन की जो है ना कैपेबिलिटीज़ हैं उससे वो कावेरी को जो ऑलरेडी हमने डिज़ाइन करके इम्प्रूवमेंट उसमें कर रहे हैं उसके साथ मिलकर एक ऐसा इंजन आएगा जिसको हम तेजस MK2 में और फिर एमका में हमारा जो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में उसमें हम कर पाएंगे। और इसी तरीके से हमारी प्रोडक्शन लाइन भी जो है ना वो HAL में, और फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग में उतर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है ना टाटा ने ऑलरेडी हैदराबाद में जो है ना एक तरीके से डिफेंस एयरक्राफ्ट्स को बनाना शुरू कर दिया है, तो वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी बनाने में और भी कंपनी जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स का अब काफ़ी इंटरेस्ट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आने के लिए, डिज़ाइन में, R&D में और मैन्युफैक्चरिंग करने में। इसी तरीके से इंजन को डेवलप करने के लिए, कावेरी मॉडिफिकेशन और नई तरह के इंजन बनाने के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ रोल्स रॉयस जो एक ब्रिटेन की कंपनी है वो भी हमारे साथ में एक तरीके से कोलैबोरेट करना चाह रही है। उससे अलग जापान ने भी जो है ना अपने जो है ना वो इंजन की टेक्नोलॉजी हमें ऑफर की है, तो उनके साथ भी हमारी बात चल रही है। जापान का जो इंजन है फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए वो करीब 110 से 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर कैपेसिटी जो है ना पैदा करता है, तो वो भी हमारे लिए एमका के लिए, या फिर हम 6th जनरेशन के लिए भी जो एक कोलैबोरेशन इटली, जापान और यूके के अंदर है, तो यूके का भी ऑफर हमारे पास में है, तो उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम 6th जनरेशन एरोप्लेन के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जिस तरीके से हम तेजस MK1 MK2 कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जो हमारे डेक बेस्ड एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो तेजस MK1 और MK2 का हमें जो है ना अपने इंडियन नेवी के लिए भी जो है ना डेक बेस्ड फाइटर को भी साथ के साथ जो है ना डेवलपमेंट करने का जो है ना हमें खुद ही सोचना चाहिए। अभी एयरफोर्स से जो है ना एक और एक तरीके से इंक्वायरी, और कह सकते हैं कि एक तरीके से डिमांड जो है ना वो डिफेंस मिनिस्ट्री MOD को मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली है, जिसमें उन्होंने चाहा है कि 114 राफेल जो भारत ने 36 पहले लिए थे उसमें 114 का और ऑर्डर जो है ना वो राफेल को जल्दी से जल्दी दिया जा सके। तो उस पर काफ़ी बहुत ही तेज गति से जो है ना उस पर काम कर रहा है भारतवर्ष, क्योंकि भारतवर्ष में आज जो है ना वो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि भारतवर्ष ने पिछले 11 सालों में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उनका थ्रस्ट रहा है कि डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, तो हम 114 एयरक्राफ्ट जिनकी लागत करीब करीब 2 लाख करोड़ है उसको भी हम नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में प्रोविजन करके हम इन सभी 114 एयरक्राफ्ट को जल्दी से जल्दी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो साथ के साथ चलता रहे। MK1 MK2 का भी सभी तरीके के इंजन, और हमारी प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी भी मैं चाहूँगा कि मिनिमम 2026 में ही कम से कम 40 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाने की क्षमता जो है ना हमारी होनी चाहिए साल में। ये हमारा जो है ना, और वो 26 तक ही हम जो है ना पैदा कर लें,
और कावेरी इंजन का भी जो है ना सक्सेसफुल। लेकिन साथ के साथ जो है ना, जैसे मैंने कहा, युकाओ अनमेन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल घातक, या और काफ़ी हमारी सीरीज हैं जो हमारे एक ऐसे यूएवी हैं, रुद्रशास्त्रा है, फिर हमारे पास में तपस है, रुस्तम है। तो शायद मेरे ख्याल से जो है, या हमारा मंत्रा, जो हमारा अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, उसमें हम इस तरह के केडी, जो कावेरी डेरिवेटिव्स इंजन हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो काफ़ी तरह के हमारे पास में ऐसे यूएवीज हैं जो बहुत डीप पेनिट्रेशन के लिए और अनमैन्ड व्हीकल की तरीके से उनको हम यूज़ करेंगे, तो वो भी हमारे काफ़ी एम्बिशियस हैं। तो कावेरी प्रोजेक्ट को कोई भी फेलियर नहीं कह सकता, क्योंकि कावेरी का जो ऑलरेडी इंजन हमने पूर्णतः डेवलप किया है, हम पूरे सेल्फ रिलायंट उसमें हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। वो है हमारा 45 से 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट का जो हमने कावेरी इंजन केडी कावेरी डेरिवेटिव्स इंजन को बनाया है, तो उसको हम यूज करेंगे घातक के लिए। और घातक जो है वो हमारा एरोप्लेन की तरह से ही, एक फाइटर जेट की तरह से ही बहुत ही डेडली एक कॉम्बिनेशन जो है ना, वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में बनकर आ रहा है। दैट इज अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल घातक। तो घातक के ऊपर हम अपने इस सेल्फ रिलायंट कावेरी इंजन का हम प्रयोग करेंगे और काफ़ी नंबर में इनको बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही दुश्मन की टेरिटरी में जाकर ना तो उसमें पायलट का लॉस होना, और इनकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी और इनमें जो मिसाइल फिट करी जाएंगी बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ना, इनमें जिस तरह के चीज़ें लगाई जाएंगी, तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। तो दोस्तों, ये है कहानी तेजस की, कि किस तरीके से हम MK1 MK2 को बनाने जा रहे हैं, किस तरीके से उसमें इंजन, किस तरीके से हम तेजस MK1 को 4th जनरेशन से 4.5 करेंगे। MK2 डेफिनेटली 4.5 जनरेशन का है, और हमारा जो M का एडवांस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, वो हमारा फाइटर जेट जो है वो 5th जनरेशन का होगा। और 6th जनरेशन के डिज़ाइन पे हमने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, और हो सकता है कि जल्दी ही हम एक तरीके से जो एक एडवांस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की जो बात, एक कोलैबोरेशन की जो बात चल रही है, इटली, जापान और यूके, उसमें ऑलरेडी 3 कंट्रीज जो है ना वो साझा काम कर रहे हैं। यूके ने हमें भी ऑफर दिया है, तो हो सकता है कि हम भी उसको ज्वाइन कर लें, उसमें हमारा फ़ायदा ही होगा। और उसके साथ साथ सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि मरीन वर्जन को भी जो है ना हम जल्दी से जल्दी डेवलप करना शुरू करें, तेजस MK1 MK2 की सीरीज के साथ साथ ही। और कावेरी इंजन जो हमारे सफ्रान के साथ में हमारा है, इसी तरीके से हो सकता है कि हमारा कोलैबोरेशन वो जापान के साथ भी हो। और अब GE की जिस तरीके से सप्लाई लाइन जो है ना वो ठीक हो गई है, तो वो हमारा जो एक तरीके से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो और जल्दी से वो उसको मीट करने लगे, तो हम आगे की तरफ भी जो है ना, जो 90 इंजन का हमने एक 2021 में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, शायद हम और उससे बढ़ाकर हम आगे दे दें। इसके साथ साथ अभी प्रेसिडेंट पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन हमारे यहाँ पर आ रहे हैं शायद नवंबर और दिसंबर में, तो हो सकता है Su-57 के बारे में भी। और रशिया के जो है ना, हम ऑलरेडी जो है ना एक तरीके से Su-30 एंड MiG-29, जिसमें काफ़ी पावरफुल इंजन जो है ना वो रशियन ओरिजिन के हैं, तो हो सकता है कि रशियन इंजन को और Su-57 को जो बात चल रही है उनको हम यहीं पर प्रोड्यूस करेंगे। और यदि मेक इन इंडिया Su-57 होगा, जैसे हमने ब्रह्मोस को बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन रशिया के कोलैबोरेशन में किया है, तो इसी तरीके से Su-57 का यदि यहाँ बनना शुरू होगा करीब करीब 70 इंडिजिनस इक्विपमेंट से, और सफ्रान के साथ भी जो हमारा एक तरीके से कोलैबोरेशन चल रहा है, उसमें भी करीब करीब 70 जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो इंजन में जो है ना वो हमारे सेल्फ रिलायंट और जो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और उनका मटेरियल का ही प्रयोग यहाँ पे
किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो होने वाला है और भारत एयरफोर्स को बहुत ही पोटेंट एक तरीके से फाइटर जेट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस LCA तेजस मार्क 1 दो स्क्वाड्रन में मिल चुका है और नेक्स्ट 2030 तक मेरे ख्याल से हमारे पास में जो एक हमारी जो स्क्वाड्रन की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं या उनकी स्ट्रेंथ या नंबर कहोगे तो वो काफ़ी एयरफोर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एयरफोर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग देश के पास में होंगी। और उसके साथ साथ एयरफोर्स के साथ में जो हमारी मिसाइल डेवलपमेंट का जो कार्य बहुत तेज प्रगति से चल रहा है, तो हमने मिसाइल की स्ट्रेंथ, जिससे हमारी डेप्लेटेड स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ का कोई प्रभाव एयरफोर्स में नहीं बढ़े, तो मिसाइल्स का जो इंडक्शन है वो तरह तरह की मिसाइल्स जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी वो एयरफोर्स के साथ में S-400 और एयर डिफेंस के जो मिसाइल्स हैं वो भी एयरफोर्स के साथ में जो है ना उनके नंबर को या ब्रह्मोस के नंबर को काफ़ी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यूपी में भी लखनऊ के पास में ब्रह्मोस का जो है ना एक नया प्लांट आया और उसमें करीब 300 से 400 जो है ना मिसाइल्स को हर साल बनाया जा सकता है और उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इन सभी की कैपेबिलिटीज़ को भी एयरफोर्स में हमें जोड़ना चाहिए। तो हमें ये बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहिए कि MiG-21 को यदि उसकी स्क्वाड्रन जो है ना वो एक तरीके से समाप्त हो जाएगी तो हमारे पास में सिर्फ 29 स्क्वाड्रन नहीं, हमारे पास में जो है ना इनको कंपनसेट करने के लिए काफ़ी मिसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ही पोटेंट मिसाइल स्ट्रेंथ जिनकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो सुपरसोनिक हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हमने उसका जो है ना सफल टेस्ट कर लिया है। उसके साथ साथ जो है ना हम सुपरसोनिक रीयूजेबल व्हीकल का भी टेस्ट हमने कर लिया है जिसकी स्पीड काफ़ी होगी। इसी तरीके से अग्नि 6 जो हमने एक तरीके से सुपर हाइपरसोनिक का मतलब है 5 मैक से ज़्यादा स्पीड में चलने वाली, और जो हमारी सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो 5 मैक तक की स्पीड, 2.5 मैक से लेके 5-6 मैक तक, 5 मैक तक की जो है वो सुपरसोनिक में आती हैं, और 5 मैक से ऊपर की स्पीड की जो है मिसाइल्स वो हमने जो टेस्टिंग की है वो करीब 7-8 से लेकर 20 मैक तक की भी कर ली हैं। तो ये हमारे एयरफोर्स के पास में जो है ना और ये कैपेबिलिटी जो है ना डेवलप हो गई हैं। तो सुरक्षा के साथ जो है ना कभी भी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं वो किसी भी तरीके से उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ भारतवर्ष की सुरक्षा में नहीं होगा। भारतवर्ष ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना विजन कि हमें क्या क्या वेपन्स जो है ना वो 15 साल के अंदर है, तो इस पॉलिसी को जो हमारी पहली 5 साल की थी फिर उसको जो है ना पर्सपेक्टिव में 15 साल तक जिन भी हमें एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा, जिन वेपन प्लेटफॉर्म को जोड़ना पड़ेगा, तो वो हमारे इस 15 साल की प्लान में आ गए हैं। तो आप डेफिनेटली बिल्कुल सुरक्षित आप महसूस करिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि भारतवर्ष का एक कावेरी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से जो हमारा तेजस और MK1, MK2 और M का भी बहुत ही तीव्र गति से आगे वो बढ़ रहे हैं। तो आप पूर्णतः सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है, और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ और हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्स की कैपेबिलिटीज़ को 2034 तक जो पैमाना है वो ये है कि पिछले 11 साल में इनकी कैपेबिलिटीज़ को डबल किया गया, तो अब हम चौगनी कैपेबिलिटीज़ को 2035 में अपनी स्ट्राइकिंग स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ में, काइनेटिक कैपेबिलिटीज़ में, डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज़ में, सिचुएशनल अवेयरनेस में, इंटीग्रेटेड डिफेंस में और प्रिसिजन स्ट्राइक्स में इसी तरीके से अचीव करते रहेंगे। और जैसे टेक्नोलॉजी बड़ी ही तेज गति से बदलती है उसी तरीके से हम जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेशन में हम काफ़ी पैसा भारतीय गवर्नमेंट ने दिया है, करीब 1.5 लाख करोड़।
तो डिफेंस की रिसर्च के लिए भी जो है वो डीआरडीओ का अलग से एलोकेशन है और रिसर्च के लिए एक बजट में और एलोकेशन है। तो इसके साथ साथ काफ़ी पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में, वो डिफेंस वेपन्स में जो है ना आज हमारे पास में है। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी इंसेंटिव स्कीम्स हैं और काफ़ी प्राइवेट प्लेयर को बिल्कुल 100% जो है ना वो डिफेंस के क्षेत्र में आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इनके डेवलपमेंट में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही एक ऐसा समय है कि आप देखेंगे जिस तरीके से भारत के इंडिजिनस वेपन्स जो भारतवर्ष में बनाए गए, उन्होंने क्या ख्याति प्राप्त करी है ऑप सिंदूर में। जिस तरीके से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो काफ़ी इक्विपमेंट, चाहे एयरक्राफ्ट का हो या एयर डिफेंस सिस्टम या रडार सिस्टम, ये सारे वो चाइना के ही यूज़ कर रहे थे। तो हमारे सभी इंडिजिनस वेपन्स की टेस्टिंग भी वो वॉर के अंदर जो है ना उनकी हो गई है और वो कितने सक्सेसफुल सभी को। कहीं कहीं तो जो यूएस के वेपन्स थे वो भी थे वहाँ के एयर डिफेंस के लिए, F-16 सभी के खिलाफ भी हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट ने अपने आप को साबित कर दिया है। और अब करीब 30 से 40 देश जो है ना वो हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को, हमारे इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल्स को और डिफरेंट वेपन प्लेटफॉर्म्स की डिमांड जो है ना बढ़ रही थी। लास्ट ईयर जो हमारा एक्सपोर्ट था वो करीब 22 से 23 हज़ार करोड़ का था, शायद 26 हज़ार करोड़ का था, वो शायद बढ़ के 50 हज़ार करोड़ जो है ना वो जल्दी ही होने वाला है। तो ये बहुत ही सुखद सूचना है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने समझा होगा कि किस तरीके से हम कावेरी डेरिवेटिव इंजन्स का प्रयोग हम करेंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, किस तरीके से हमारा LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का और ये तेजस जिसको हम कहते हैं तेजस MK1 MK2 का, और हमारे जो इंजन के साथ कोलैबोरेशन हो रहे हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप कुछ सुझाव और सजेशन तो ज़रूर आप ऑफर करिए, आप वीडियो पर कमेंट करिए। लेकिन दोस्तों यदि आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है आपके रखी गई है। ये चैनल पूर्णतः से एक तरीके से भारतवर्ष के लिए डेडिकेटेड है। नेशन फर्स्ट मोटो है और नेशनलिस्ट कलेक्टिव के मैं एक मेंबर भी हूँ और उसके तहत भी जो है ना मेरा ये योगदान रहता है कि मैं आम भाषा में एक नॉर्मल तरीके से हम जो भारतवासी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं या जिनको फौज के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, उन सभी भाई बहनों को और अपने यूथ को मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बता सकूं, ये मेरा एक तरीके से प्रयास है। तो दोस्तों फिर आपसे एक नए सब्जेक्ट के साथ में मिलेंगे। जय हिंद।